हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2741 दी गैप इज सो बिग। बड़ा अंतर। झंग यी के अनुरोध पर फैटी क्षु पिछला टेक्स्ट लू रनरेन की बुद्धिमत्ता से आधार बनाकर आगे लिखना जारी रखेगा। जैसे ही काला सूरज आसमान में चढ़ा, हर कोई ऊर्जा विकिरण सेंसर, एनर्जी रेडिएशन सेंसर के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख सकता था कि झंग यी के शरीर पर मान वैल्यू 61,000 अंकों से तेजी से ऊपर चढ़ रहा था। 62,000, 63,000, 64,000, 64,000, 65,000। ईशनिंदा के पाप, सिन ऑफ ब्लास्फेमी की सैद्धांतिक ऊपरी सीमा झंग यी की स्थानिक ऊर्जा क्षमता, स्पेशल एनर्जी कैपेसिटी की ऊपरी सीमा है। इसलिए अपनी स्वयं की क्षमता से अधिक समग्र युद्ध शक्ति होने के कारण वो रक्षात्मक शक्ति, डिफेंसिव पावर, को आक्रामक शक्ति, ओफेंसिव पावर में बदलने में सक्षम है। स्थान विकृत हो गया था, जो अत्यधिक गर्मी से प्रभावित प्रकाश का परिणाम था। भारी कवच पहनने और अलौकिक ढालों द्वारा संरक्षित होने के बावजूद सभी को अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके शरीर वाष्पित, इवेपोरेटेड हो रहे हों, भले ही वे मुख्य युद्ध क्षेत्र से दर्जनों किलोमीटर दूर थे। शैडो फोर्स और फोर क्लैंस अलायंस के शक्तिशाली सदस्य शेर के इलाके में खरगोशों की तरह जमे हुए थे, जो सहज रूप से हिलने डुलने में असमर्थ थे। यहां तक कि व्हाइट एम्परर का युद्ध कवच पहने होने के बावजूद झंग यी ने खतरे की एक तीव्र भावना महसूस की। ये एक ऐसी चाल थी जिससे वो खुद भी सतर्क रहता। इसलिए उसने अंततः एक हाथ में काले सूरज को थामा और उसे नीचे की ओर घुमाया। गहरे प्रकाश ने बिना किसी भेदभाव के सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया और तुरंत चारों शक्तिशाली नाइट्स को घेर लिया। इससे पहले कि रैंडल चिल्ला पाता, काला प्रकाश एक पल में पहुंच गया। सब कुछ अपना रंग खो बैठा और झंग यी के केंद्र वाले पूरे क्षेत्र में केवल अंतहीन अंधेरा रह गया। जैसे ही सब कुछ निगलने में सक्षम वो काला सूरज धीरे धीरे शून्यता में विलीन हुआ। तियानहाई शहर के ऊपर का धुआं और आग इस चरम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ग्रेविटेशनल पुल द्वारा बाहर ले जाई गई प्रतीत होती थी। आकाश फिर से साफ हो गया, लेकिन उसकी जगह एक घातक सन्नाटे, डेथली साइलेंस ने ले ली। 4 प्राचीन सभ्यताओं के सर्वोच्च नेता मिंग, जियानशु, गुलिकी और लैंगडल वर्तमान में एक अत्यंत अपमानजनक मुद्रा में शून्य में घुटने टेके हुए हैं। उनके शरीर इस कदर क्षतविक्षत हो गए थे कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। उनके गर्वित दिव्य शरीर, मेचा या टोटम शक्तियां ईशनिंदा के पाप के कुचलने वाले बल के नीचे चकनाचूर हो गई थी। इससे भी अधिक डरावनी उनकी मानसिक स्थिति थी। वो अहंकार जिसने कभी उन्हें उच्च सम्मान में रखा था, इंसानों को महज चींटियां समझने वाला वो भाव गायब हो गया था, जिसकी जगह गहरे डर और भ्रम ने ले ली थी। इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? सेलेस्टियल क्लैन के नेता मिंग 6 पंखों के साथ एक टूटे हुए कंकाल में बदल गया था। वो साफ खून की उल्टियां कर रहा था। उसकी आंखें उस सफेद आकृति को देख रही थी जिसके कपड़े तक अस्त व्यस्त नहीं हुए थे। केवल इसी क्षण, जब मौत की छाया वास्तव में सिर पर मंडरा रही थी, उन्हें एहसास हुआ कि वे कितनी भयानक गलती कर रहे थे। उन्होंने हमेशा माना था कि 5 साल पहले ऑल रेसेस कॉन्फ्रेंस में जो इंसान अद्भुत लेकिन फिर भी अपरिपक्व था, वो केवल भाग्य और ड्रैगन की सुरक्षा के कारण आज तक जीवित रहा। उन्होंने सोचा था कि 5 जातीय समूहों के संसाधनों को इकट्ठा करके वे उसे आसानी से कुचल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत क्रूर है। वास्तव में 3 साल पहले ही, जब वो आदमी मंगल से लौटा था, उसके पास पहले से ही ऐसी ताकत थी जो उनकी ताकत से कहीं अधिक थी।
उस समय झंग यी ने उन पर हमला नहीं किया, क्योंकि वो पूर्ण विजय के प्रति 100% आश्वस्त नहीं था। वो 5 कबीलों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। उन 3 वर्षों की गुमनामी के दौरान, जब वे संसाधनों के लिए साजिशें और लड़ाई कर रहे थे, वो आदमी पहले से ही ब्रह्मांड की गहराई में था, अकल्पनीय परीक्षणों और कष्टों से गुजर रहा था और जीवन के एक उच्च स्तर की ओर अंतिम छलांग लगा रहा था। स्थिर, बहुत स्थिर, आयरनक्लैड क्लैन के नेता की आवाज कांप रही थी, जो स्टैटिक और बिजली के करंट से भरी थी। यदि हमने ये योजना बनाई होती, यदि स्टारी स्काई कॉरिडोर में वो साजिश नहीं होती, तो शायद वो तब तक छिपता रहता जब तक कि वो पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाता और फिर हमें लैंड ऑफ द मार्श की तरह राख में बदल देता। ये न केवल ताकत के मामले में एक करारी हार थी, बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी पूरी तरह से हार थी। झंग यी एक धैर्यवान शिकारी की तरह था, चुपचाप अपनी चाकू तेज कर रहा था, अपने शिकार को जाल के किनारे मंडराते देख रहा था, जब तक कि शिकार खुद अंदर नहीं कूद गया। दुनिया भर के दर्शक इस समय पूरी तरह से दंग रह गए। यदि हेवनली सी कैनन और रक्षात्मक बल क्षेत्र, डिफेंसिव फोर्स फील्ड के प्रदर्शन ने हुआक्शु साम्राज्य की तकनीकी शक्ति को दिखाया था, तो झंग यी के व्यक्तिगत कौशल ने अब शक्तिशाली नस्लों के बीच उसकी अडिग स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर दिया है। ये शक्ति पहले से ही एक सामान्य महाशक्ति है। भरत और इंद्र स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। उनके माथे पर तीसरी आंख सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। फिर भी वे झंग यी के भीतर ऊर्जा के प्रवाह को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वो शक्ति है जो मौलिक नियमों को छूती है। क्या अफवाहें सच हो सकती है? क्या उसने वास्तव में तियान्यू पैलेस में यह क्लैन की पौराणिक विरासत प्राप्त की थी? ये अटकलें विभिन्न गुटों के उच्च रैंकिंग सदस्यों के बीच तेजी से फैल गई। जब हेवनली पैलेस दिखाई दिया था, तो अनगिनत प्राचीन योद्धा उसके भीतर के जाल और अज्ञात जोखिमों के डर के कारण उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे। केवल झंग यी ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बिना किसी झिझक के उसमें प्रवेश किया था। पीछे मुड़कर देखे तो उस जुए ने आज के चाओस डेमन गॉड को जन्म दिया। अंत, द एंड। झंग यी की उदासीन आवाज ने सभी के विचारों को काट दिया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में मुट्ठी बांधी। एक शानदार, नुकीली चांदी की लंबी तलवार उस रोशनी को बिखेरती है जो सभी का न्याय करती है। वह स्वॉर्ड ऑफ एटर्नल जजमेंट है जो झंग यी को यह क्लैन की मान्यता का प्रमाण है। तलवार के चारों ओर स्थान, स्पेस एक दर्पण की तरह टूट रहा था और फिर से बन रहा था, जिससे एक ऐसी तीक्ष्ण आभा निकल रही थी जो किसी की आत्मा को जमा सकती थी। चूंकि तुम यहां आए हो, तो अपनी जान यहीं छोड़ दो। मुझे लगता है कि तुम्हारा सार, एसेंस, उन बिशपस्तर के गुर्गों की तुलना में कहीं अधिक स्वादिष्ट है। झंग यी की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपनी लंबी तलवार ऊपर उठाई और सामने घुटने टेके हुए टाइटन नेता गुलिकी पर निशाना साधा। तुम, झंग यी, तुम हमें मार सकते हो। गुलिकी आतंक में दहाड़ा। उसकी आठों भुजाएं व्यर्थ में फड़फड़ा रही थी। हम एक प्राचीन सभ्यता के बीज हैं और हमारे पीछे, चाहे वो कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। झंग यी ने उसे ठंडे स्वर में काट दिया और उसकी लंबी तलवार नीचे की ओर गिर पड़ी। यह तलवार का प्रहार, जो दिखने में धीमा लेकिन वास्तव में बहुत तेज था, कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के सभी बंधनों को तोड़ने का दृढ़ संकल्प लिए हुए था। लेकिन जैसे ही ब्लेड गुलिकी की गर्दन को छूने ही वाला था, बूम! किसी भी पिछले विस्फोट की तुलना में 1000 गुना अधिक भयानक बिजली की कड़कड़ाहट ने बिना किसी चेतावनी के आसमान को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे पूरे आसमान को किसी अदृश्य हाथ ने 2 हिस्सों में फाड़ दिया हो। सफेद बिजली की एक कड़कड़, जो किसी पर्वत श्रृंखला जितनी मोटी थी, विनाशकारी शक्ति के साथ तियानहाई शहर की ढाल के बाहर सीधे नीचे गिरी।
स्नैप मूल रूप से अविनाशी, मिरर ऑफ डेथ, रक्षात्मक क्षेत्र इस बिजली के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सका। यह तुरंत दरारों से भर गया और फिर एक धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने झंग यी की आंखें सिकोड़ दी और उसके हाथ से जजमेंट स्वॉर्ड लगभग गिर ही गई। उसका हमला बाधित हो गया और वो सहज रूप से पीछे हट गया। हूं, झंग यी ने खुद को संभाला। उसकी भौहें तन गई और वो सतर्क होकर उस दिशा में देखने लगा जहां बिजली गिरी थी। चैप्टर 2742 दी गैप इज सो बिग दो, बड़ा अंतर दो। गूंजती हुई बिजलियों के बीच एक विशाल और प्रभावशाली आकृति जो किसी प्राचीन राक्षसी पर्वत की तरह लग रही थी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। वो एक मानव रूपी जीव था जो 20 मीटर से अधिक लंबा था, लेकिन वो न तो मानव था और न ही कोई टाइटन। वो जीव नीले रंग के मोटे धातु के पैमानों, स्केल्स से ढका हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पर प्राचीन निशान उकेरे गए थे। उस जीव का सिर सुव्यवस्थित, स्ट्रीमलाइन्ड था, जिसमें स्पष्ट सरीसृप, रेप्टिलियन विशेषताएं थी। उसकी आंखें लंबी और संकीर्ण थी, जिनमें सुनहरी ऊर्ध्वाधर पुतलियां, वर्टिकल गोल्डन प्यूपिल्स थी, जो क्रूरता और महिमा बिखेर रही थी। एक मोटी, शक्तिशाली पूंछ उसके पीछे स्वतंत्र रूप से झूल रही थी, जिसकी हवा पर हर मार एक सोनिक बूम पैदा कर रही थी। सिर्फ वहां खड़े रहने और कुछ न करने से ही उसके रक्त श्रृंखला की गहराइयों से निकलने वाले एक शीर्ष शिकारी के अत्यधिक दबाव ने उपस्थित सभी प्राणियों की सांसें रोक दी। यहां तक कि मिंग कबीले का वो अहंकारी नेता भी इस आकृति को देखकर अपने घावों को भूल गया और डर से कांपते हुए घुटनों के बल रेंगने लगा। मामालिक, आप आखिरकार आ ही गए। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उस दमनकारी आभा को महसूस करते हुए जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। डर के बजाय उसने राहत महसूस की जिसकी उसे उम्मीद थी। आखिरकार खुद को दिखा ही दिया। 5 प्राचीन सभ्यताओं के पीछे छिपा हुआ शासक। दुनिया भर के दर्शकों में से कुछ प्राचीन राक्षस जो बहुत लंबे समय से जीवित थे, इस आकृति को देखते ही अविश्वास से चिल्ला उठे। वो रूप, वो आभा, वो एक टाइनोसोरस रेक्स है। हे भगवान! 5वीं पीढ़ी की सभ्यता के अधिपति ओवरलॉर्ड्स में से एक, वो जानी दुश्मन जिसने अनगिनत वर्षों तक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, किंग कैंग, टायरेनोसोरस रेक्स। ये एक ऐसी भयानक नस्ल है जिसने सभ्यता की 5वीं पीढ़ी के दौरान देवताओं के पतन, ट्वाइलाइट टू दी गॉड्स की स्थिति ला दी थी। यदि ड्रैगन रहस्य, महिमा और व्यवस्था, ऑर्डर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो टायरेनोसोरस रेक्स परम शक्ति, विनाश और विजय का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों नस्लें एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई थी, लेकिन 2 चरम सीमाओं पर चली गई। ठीक वैसे ही जैसे हुआक्शु साम्राज्य और कोलंबिया, जो रक्त संबंधी भी थे और कट्टर दुश्मन भी। सख्ती से कहें तो सभी सरीसृप रक्त संबंधी हैं। उदाहरण के लिए ड्रैगन क्लैन, उलुवाटो क्लैन और नैश क्लैन। 5वीं पीढ़ी में सरीसृपों को निर्माता, क्रिएटर द्वारा MTA ईथर के टुकड़ों में रहने के लिए चुना गया था और इस प्रकार वे विकसित हुए। हालांकि इतिहास के लंबे दौर में ये बाद में विभिन्न उपप्रजातियों में विभाजित हो गया। उनके बीच के रिश्ते मोटे तौर पर प्रलय, अपकलिप्स से पहले पृथ्वी पर मौजूद सैकड़ों साम्राज्यों के समान है। इसलिए निकट रक्त संबंधी होने के बावजूद उनके संबंध मधुर नहीं है। वास्तव में कुछ नस्लों के संबंध बहुत खराब है, जैसे कि उस युग के सबसे विशिष्ट ड्रैगन और टायरानोसोर नस्लें। यदि मानवता इतिहास के सामान्य मार्ग का अनुसरण करती और करोड़ों वर्षों तक आगे बढ़ती, तो वो भी शायद इसी तरह महत्वपूर्ण जैविक अंतर विकसित करती और कई उपनस्लों में विभाजित हो जाती। इतिहास के लंबे दौर में टायरानोसोर कबीले और ड्रैगन कबीले ने 5वीं पीढ़ी की सभ्यता पर
प्रभुत्व के लिए इतनी भीषण लड़ाई लड़ी कि तारे चकनाचूर हो गए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अपने चरम पर उन्होंने व्यापक अंतरतारकीय उपनिवेशीकरण, इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन किया था और ब्रह्मांडीय युद्ध उनके लिए सामान्य बात थी। उनके सामने खड़ी शक्तिशाली आकृति, जिसका नाम किंग कैंग था, टायरानोसोर कबीले का एक प्रसिद्ध योद्धा था, एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति। तुम बिलों के कीड़ों, क्या तुम्हारा पेट भर गया? किंग कैंग ने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज धातु के टकराने जैसी थी, इतनी तेज कि लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। उसकी सुनहरी पुतलियों ने झंग यी को ऐसे देखा मानो वो किसी थोड़े मजबूत चींटी को देख रही हो। तुमने शांति समझौते को फाड़ दिया और उनके जातीय समूह पर हमला किया। तुम मरने के लायक हो। कोई फालतू की बात नहीं हुई। जैसे ही किंग कैंग प्रकट हुआ, उसने अपना विशाल हाथ उठाया और झंग यी और उसके पीछे तियानहाई शहर पर एक मुक्का मारा। वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर थंडर प्रिजन ड्रैगन फेस्ट, विश्व विनाशक वज्र जेल ड्रैगन मुक्का। बूम! जिस क्षण वो मुक्का मारा गया, दुनिया ने अपना रंग खो दिया। 100 मील के दायरे में स्थान, स्पेस, तुरंत ढह गया। इस मुक्के द्वारा अंतहीन बिजली को एक चरम बिंदु तक संकुचित किया गया और फिर अचानक विस्फोट हुआ। वो कोई साधारण बिजली नहीं थी। वो एक विनाशकारी वज्रपात था जो आणविक संरचनाओं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को छिन्न भिन्न कर देता था। इस हमले की शक्ति झंग यी के ब्लैक सनराइज से कहीं अधिक थी। किंग कैंग न केवल झंग यी को मारना चाहता है, बल्कि पूरे तियानहाई शहर और उसके अंदर मौजूद हजारों मनुष्यों को मिटाना चाहता है। ओ नहीं! जमीन पर मौजूद डेंग शेंटोंग और अन्य पीले पड़ गए। इस स्तर का हमला उनकी सहन करने की क्षमता से परे था। झंग यी की पुतलियां सिकुड़ गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर एक पागलपन भरी मुस्कान आ गई। तुमने आखिरकार खुद को दिखा ही दिया। जैसे ही वो विनाशकारी वज्रपात अंतिम क्षण में तियानहाई शहर को निगलने वाला था, बस तियानहाई शहर के चारों ओर के स्थान में अचानक एक अत्यंत विचित्र विकृति, डिस्टॉर्शन, आई। ये वैसा ही था जैसे कागज के एक सपाट टुकड़े को मोड़ दिया गया हो। वो वज्रपात जो शहर को नष्ट करने में सक्षम था, अचानक गायब हो गया ठीक उसी समय जब वो झंग यी से टकराने वाला था। अगले ही सेकंड सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वी चीन सागर में स्थान, स्पेस फट गया। बूम! 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 वो गायब हुआ वज्रपात अचानक समुद्र की सतह पर फिर से प्रकट हुआ और सागर से टकरा गया। आसमान छूती लहरें उठीं, समुद्र का पानी तुरंत वाष्पित हो गया और विशाल शॉकवेव ने एक विशाल सुनामी तक पैदा कर दी। कौन है? किंग कैंग की आंखें सिकुड़ गई और वो अचानक शून्य में एक निश्चित स्थान की ओर देखने लगा। उस आसमान में जो पहले खाली था, स्थान पानी की तरह लहराने लगा। 2 लंबी, प्रभावशाली आकृतियां धीरे धीरे उभरी। बाएं हाथ पर सफेद कपड़े पहने एक आकृति खड़ी थी, जो एक परिष्कृत और सौम्य आभा बिखेर रही थी, बादलों के टुकड़ों से घिरी हुई, जैसे कोई निर्वासित अमर, बैनिश्ड इमॉर्टल हो। दाई और काले कवच में एक आदमी था, जिसका चेहरा ठंडा और दृढ़ था और आंखें गहरी और अथाह थी। ड्रैगन कबीला, जुड़वा आकाशीय अधिपति, ट्विन सेलेस्टियल सॉवरेन्स, बाई लोंगजी युएनमो, हेलोंग युएन जिंग। किंग कैंग, बहुत समय हो गया। तुम अभी भी पहले की तरह ही चिड़चिड़े हो। हेलोंग युएन जिंग थोड़ा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। वो शांत और संयमित लग रहा था। फिर भी उसने सूक्ष्मता से किंग कैंग से निकलने वाले भयानक दबाव को दूर कर दिया। हालांकि मेरे ड्रैगन कबीले द्वारा संरक्षित क्षेत्र पर इस तरह जंगली की तरह व्यवहार करना और यहां तक कि मेरे सहयोगियों के घरों को नष्ट करने की कोशिश करना, क्या ये हमारे प्रति थोड़ा अनादर नहीं है? युएनमो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपनी कमर से 2धारी तलवार निकाली और उसे अपनी हथेली में थाम लिया।
3 बेजोड़ विशेषज्ञों के बीच इस आमना सामना ने पूरी दुनिया की हवा की धाराओं को जमा दिया। इसी क्षण दुनिया भर के दर्शकों को सच्चाई का एहसास हुआ। मैं समझ गया, ये हुआक्शू साम्राज्य और 5 प्रमुख सभ्यताओं के बीच का युद्ध बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉक्सी वॉर से कम नहीं है। Image explaining the concept of a proxy war with main powers using smaller entities. 5 प्राचीन सभ्यताएं टायरानोसोर कबीले के मोहरे पॉन्स हैं, जबकि हुआक्शू साम्राज्य ड्रैगन कबीले का सहयोगी है। ये वास्तव में 5वीं पीढ़ी की सभ्यता की 2 शीर्ष शक्तियों ड्रैगन कबीले और टायरानोसोर कबीले के बीच अरबों वर्षों से चली आ रही एक और लड़ाई है। जैसे ही किंग कैंग ने उन 2 लोगों को देखा जो प्रकट हुए थे, उसकी सुनहरी पुतलियों में डर की एक झलक कौंधी, लेकिन उससे कहीं अधिक वो क्रोधित था। युएनजिंग, क्या तुम ड्रैगन वास्तव में इन नीच नश्वर मॉर्टल्स के खातिर मेरे टायरानोसोर कबीले के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ने जा रहे हो? चैप्टर 2723 एजेंट 1। किंग कैंग ने दूसरी तरफ खड़े झंगी की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, हुआक्शू साम्राज्य, किंगडम ऑफ हुआक्सू, सभी नस्लों के बीच शांति समझौते, पीस अग्रीमेंट को तोड़ने वाला पहला देश था। केओस नाम के इस लड़के ने अंतरिक्ष में एक नीच और गुप्त हमला किया और 5 नस्लों के विशिष्ट बेड़ों का कत्लेआम किया। सेलेस्टियल, टाइटन, ज़ेपेन, वुल्फ और आयरनक्लैड। अब इसने ज़ेपेन किंगडम को नष्ट कर दिया है और 4 राज्यों के नेताओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। क्रूरता और असंतुलन के इस अभिशाप को जड़ से मिटाना ही होगा। मैं यहां प्लैनेट अर्थ की विभिन्न नस्लों के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए हूं। यदि हम इस राष्ट्र को खत्म कर देते हैं और इसे नष्ट कर देते हैं, तो क्या फिर भी सभी नस्लों के बीच अंतहीन युद्ध होंगे? और क्या परिवार एक दूसरे को मारना जारी रखेंगे? यदि तुम मेरा रास्ता रोकते हो, तो मैं सभी प्राचीन सभ्यताओं का शत्रु बन जाऊंगा। किंग कैंग की बातें गूंज रही थी, मानो वो नैतिकता के उच्च धरातल पर खड़ा हो। हालांकि इन आरोपों के सामने बाई लॉन्ग युएनमो केवल तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। व्यवस्था? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी तथाकथित व्यवस्था सही है? युएनमो के हंसना बंद करने के बाद उसकी आंखें तेज हो गई। उसने किंग कैंग को घूरा और धीरे से बोला, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि समझौता पहले किसने तोड़ा। यदि तुम इसके पीछे नहीं होते, तो क्या उन 5 नस्लों में 100 गुना हिम्मत होने पर भी वे अंतरिक्ष में केओस पर हमला करने की हिम्मत करते? चोर मचाए शोर वाला नाटक बहुत ही घटिया तरीके से किया गया। बाई लॉन्ग का रुख बहुत स्पष्ट था। ग्रह की सभी नस्लों के बीच कौन जानता था कि केओस ड्रैगन कबीले का मोहरा है? ड्रैगन कबीले के सहयोगी को निशाना बनाना ड्रैगन कबीले को निशाना बनाने के समान ही है। कोरी बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। किंग कैंग ने ठंडी सांस ली, अपनी बाहें सिकोड़ी और उसके चारों ओर एक भयानक आभा बनने लगी। तुम कहते हो कि 5 कबीलों ने पहले हमला किया, लेकिन सबूत कहाँ है? कोई सबूत नहीं, कोई भौतिक गवाह नहीं। ये शुद्ध निंदा है। लेकिन इस खूनी तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि केओस ने ज़ेपेन किंगडम को तबाह कर दिया। तुम्हारी 6ठी पीढ़ी, 6th जनरेशन, सच को तोड़ निमरोड़ने में सबसे माहिर है। यदि आज मेरे पास सबूत नहीं है, तो भले ही तुम्हारे ड्रैगन कबीले के दोनों अधिपति सुप्रीम्स एक साथ आ जाए, फिर भी मैं तुम्हें मिटा दूंगा। माहौल तनावपूर्ण था और युद्ध छिड़ने ही वाला था। तभी बाई लॉन्ग युएनमो ने थोड़ा सिर घुमाया और अपने पीछे खड़े झंगी को एक नजर देखा। झंगी, चूंकि ये बिना सबूत के मानने वाले नहीं है, तो चलिए इन्हें हकीकत दिखाते हैं। ये सुनकर झंगी के होठों पर पहले से तैयार एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। उसने सफेद ड्रैगन और काले ड्रैगन को विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। जी, महामहिम। फिर वो मुड़ा और उस शक्तिशाली टायरनोसोरस रेक्स की ओर देखा। उसकी नजर चारों नस्लों के गंभीर रूप से घायल नेताओं पर पड़ी और उसने विभिन्न नस्लों
और देशों के उन उच्च अधिकारियों की ओर भी देखा जो दूर से इस लड़ाई को देख रहे थे। सबूत चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। सही समय है। मैं भी चाहता हूं कि ग्रह के मेरे सभी दोस्त न्याय करें कि मुसीबत कौन पैदा कर रहा है। झंग यी ने लू केरन से संपर्क किया। कॉम्बस्टिबल, हमारे द्वारा तैयार किए गए सबूत दिखाओ। प्राप्त हुआ। लू केरन तैयार थी, इसलिए उसने बिना किसी देरी के तैयार किया गया वीडियो प्रोजेक्ट किया। एक सेकंड बाद तियानहाई शहर के ऊपर ड्रीमर जहाज ने प्रकाश की एक और किरण छोड़ी, जो इस हमले और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से गुजरी। यह प्रोजेक्शन हुआक्शु साम्राज्य के एआईनू स्टार की कक्षा में मौजूद सभी उपग्रहों को जोड़ता है। कुछ क्षण बाद आकाश में एक विशाल, अत्यंत स्पष्ट चित्र दिखाई दिया। ये इतना बड़ा है कि अंधा व्यक्ति भी इसे देख सके और बहरा भी बज रहे ऑडियो को सुन सके। वो अंतरिक्ष की गहराइयों का एक दृश्य है। एक विशाल, नीले, डबल हेलिक्स संरचना वाले खगोलीय पिंड के पास 5 या 6 अंतरिक्ष यान धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक दृश्य में 5 कबीलों के बेड़ों ने अपना क्रूर स्वभाव दिखाया। उनकी तोपें गरजने लगी और उन्होंने अकेले ड्रीमर को पूरी तरह से घेर लिया। इसके तुरंत बाद एक सावधानीपूर्वक बहाल, रिस्टोर्ड किया गया ऑडियो संवाद पूरी दुनिया में गूंज उठा। वो आखिरकार यहां है। योजना के अनुसार हम उसे स्टारी स्काई कॉरिडोर में धकेल देंगे। वो खत्म हो गया है। केओस को मरना ही होगा और हुआक्शु साम्राज्य नष्ट होने वाला है। स्टारी स्काई कॉरिडोर की अनूठी विशेषताओं का उपयोग करते हुए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दफनाने के लिए जगह भी न मिले। कई संवाद झंग यी की 5 कबीलों के विशेषज्ञों के साथ लड़ाई के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। विभिन्न नस्लों के बीच उन्नत सभ्यताओं की कमी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इन संश्लेषित आवाजों, सिंथेसाइज्ड वॉइसेस में अंतर कर सकते थे। फिर दृश्य 5 कबीलों के युद्धपोतों के चलने पर स्थानांतरित हो जाता है। फुटेज को संपादित किया गया है, लेकिन ये मूल संस्करण है। फुटेज से ऐसा लगता है कि 5 कबीलों के बेड़े ने पहले हमला किया था, लेकिन उस आवाज ने 5 जातीय समूहों के झूठ को उजागर कर दिया। तथ्य स्पष्ट है और सबूत निर्णायक है। यह पूरी तरह से हत्या का जाल था और झंग यी केवल एक पीड़ित था जिसे जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था। पूरी दुनिया में खलबली मच गई तो पता चला कि 5 जातीय समूहों ने ही ये सब शुरू किया था। कितने बेशर्म है। वास्तव में उनमें वापस मुड़कर हम पर आरोप लगाने की हिम्मत है। खैर, इसे समझना आसान है। 5 कबीलों ने हुआक्शु साम्राज्य को घेर लिया है ताकि हम सबसे उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर सकें, जो आने वाली पीढ़ियों के पालन पोषण के लिए होगी। हमें इसके लिए लड़ना ही होगा। दुर्भाग्य से हमें उम्मीद नहीं थी कि जिस पर हमने लात मारी वो एक सपाट लोहे की प्लेट नहीं थी, बल्कि हमने अपने नंगे पैरों से एक दहकते हुए लोहे के ब्लॉक पर लात मार दी। जनमत तुरंत बदल गया। हालांकि प्रत्येक कबीला सच्चाई के बारे में इतना चिंतित नहीं है, लेकिन उनके बीच एक मूक समझ है जिसे तर्क, रीजन कहा जाता है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति विश्वास के साथ बोल सकता है जो सही है। ये मध्यम या कम शक्ति वाली सभ्यताओं के लिए खुद को बचाने का एक साधन भी है, इसलिए वे इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दुनिया में आक्रमणकारियों से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले इन सभ्य संसारों का संघ ही होगा। किंग कैंग आकाश में विशाल प्रोजेक्शन को घूर रहा था। उसका चेहरा अत्यंत गंभीर था। अप्रत्याशित रूप से झंग यी उस तरह के वातावरण में इतना पूर्ण वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। ब्रह्मांड की गहराइयों में क्या हुआ, ये झंग यी के अलावा किसी को नहीं पता था। इस क्षण जब किंग कैंग ने फिर से दृश्य देखा तो उसे लगा कि यह खामियों से भरा है। उदाहरण के लिए, योजना के अनुसार 5 कबीले झंग यी को स्टारी स्काई कॉरिडोर में ललचाएंगे और फिर उसे मारने के लिए वहां के खतरों का उपयोग करेंगे, बजाय इसके कि वे गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही प्रकाश वर्ष दूर कार्रवाई करने की मूर्खता करें। ये फर्जी है,
किंग कैंग ने बर्फीले लहजे में कहा। गुली की खून की उल्टियां करते हुए बोलने के लिए संघर्ष कर रहा था और गुस्से में झंग यी को फटकार लगा रहा था। अब जबकि तुम अकेले जीवित बचे हो तो जाहिर है कि तुम जो चाहो कह सकते हो। हमें कैसे पता चलेगा कि अंतरिक्ष की गहराइयों में वास्तव में क्या हुआ था? झंग यी ने उसे ठंडी नजर से देखा, फिर तिरस्कार पूर्वक बुदबुदाया, बकवास, मैं अभी अकेला जीवित हूं, इसलिए मैं जो कहूंगा वही माना जाएगा। क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत है कि मेरा सबूत फर्जी है? बेशक, इस समय कुछ शालीनता अभी भी आवश्यक है। इसलिए झंग यी ने दुखी भाव से दानव की ओर इशारा किया और गुस्से में फटकार लगाई। मुझे लगा था कि तुम 5 कबीले एक मित्र नस्ल हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ सहयोग किया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जंगली भेड़िए निकलोगे। तुमने ही ये कार्रवाई शुरू की थी और मैं तुम्हारी कई बार मिन्नतें करने के बाद ही अंतरिक्ष में जाने के लिए सहमत हुआ था। मेरे पास अब सबूत है, लेकिन तुम अभी भी जिद्दी बने हुए हो और दोष मुझ पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हो। गुलिकी, मैंने इतनी बेशर्मी कभी नहीं देखी। चैप्टर 2744, एजेंट 2, एजेंट 2। चाहे ये जालसाजी, फॉर्जरी हो या नहीं, हर कोई इसे खुद देख सकता है। बाई लोंगजी ने शांति से कहा, डाटा स्ट्रीम के एन्क्रिप्शन के तरीके को हमारे सामने नकली नहीं बनाया जा सकता। तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। भले ही यह देखा जा सकता है कि झंग यी पूरी तरह निर्दोष नहीं है, लेकिन केवल उसके पास सबूत है, जबकि 5 प्रमुख कबीलों के पास अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा वे अब काफी असहज हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में झंग यी को मारने की साजिश रची थी, लेकिन अंततः विफल रहे। हालांकि ठीक उसी समय जब हर किसी का ध्यान 5 प्रमुख जातीय समूहों की साजिश की ओर आकर्षित हुआ था, कुछ गहरी सोच रखने वाले प्राचीन प्राणियों और मानव साम्राज्यों के उच्च रैंकिंग सदस्यों जैसे विष्णु, इंद्र, किंग आर्थर, मॉर्गन और यहां तक कि अबिस के कुछ प्राणियों की आंखें छवि के बैकग्राउंड में मौजूद विशाल खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी, पर टिकी थी। वो है स्टारी स्काई कॉरिडोर। इसके अलावा वीडियो के एक अनजाने से दिखने वाले हिस्से में यांग जिंगसन ने जानबूझकर संवाद की 1 या 2 महत्वहीन पंक्तियां रखी थी। जब तक हमें वो मिल जाता है जो अंदर है, हमें ओमेगा स्तर तक पहुंचने की आशा होगी। वो ओमेगा स्तर की सीढ़ी है, स्टार कबीले, स्टार क्लैन का खजाना। हमें सेना में शामिल होकर उसे हासिल करना ही होगा। हालांकि ये 2 वाक्य बस एक पल के लिए फ्लैश हुए और आवाज भी थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन उन पुराने राक्षसों के लिए जो अनगिनत वर्षों से अपनी सीमाओं पर अटके हुए थे, ये बिजली कड़कने जैसा था। स्टार कबीला, खजाना, ओमेगा सीढ़ी, ओमेगा स्टेयरकेस। क्या ऐसा हो सकता है कि केओस पर 5 प्रमुख नस्लों का हमला केवल एक साइड इफेक्ट था और उनका असली उद्देश्य स्टार कॉरिडोर के भीतर के रहस्यों पर एकाधिकार करना है? स्टार क्लैन का अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है। वे ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे चमकदार नस्ल है। ये सच है, वे सबसे मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से सबसे चमकदार है, क्योंकि वे याक लोगों की चौथी नस्ल के बीच सबसे भयंकर और युद्धप्रिय लोग हैं। वे द्रिक लोगों का सफाया करने के लिए निर्माता द्वारा बनाई गई एक योद्धा नस्ल है, और उस नस्ल के प्रत्येक व्यक्ति में शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं होती है। अपने चरम पर स्टार क्लैन ने लगभग ड्रूकियंस का सफाया कर दिया था। उस समय स्टार क्लैन ने कई ऐसे प्राणियों को जन्म दिया जो ओमेगा क्षेत्र तक पहुंचे थे। ये सामान्य ज्ञान है, लेकिन बाद में वे अचानक तारों भरे आकाश की गहराइयों में नष्ट हो गए, जो बाहरी लोगों के लिए एक रहस्य बन गया। लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी नस्ल ललचाई नजरों से देखेगी। ओमेगा ब्रह्मांड में अस्तित्व का उच्चतम स्तर, देवताओं के करीब का एक क्षेत्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र तक पहुंचने के बाद कोई भी अमर हो सकता है और ईथर
से बंधे होने पर भी अपनी स्वतंत्र इच्छा बनाए रख सकता है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद दुनिया को तबाह करने वाले ड्रकर 7 किंग्स का सामना करते समय भी उनके पास उनका मुकाबला करने की क्षमता होगी। इतिहास में ऐसा कौन है जिसने नियति के इस क्षेत्र तक पहुंचने की आशा नहीं की है? वो शाश्वत, एटर्नल है। इस क्षण सभी नस्लों के शक्तिशाली प्राणियों के दिलों में लालच नामक एक बीज चुपचाप बो दिया गया था। स्टारी स्काई कॉरिडोर, मुझे इसकी जांच करने की जरूरत है। पृथ्वी पर स्थिति तनावपूर्ण है और संसाधन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। हर कोई अंतिम निर्णय दृक लोगों के जागने या 7वें व्यक्ति के जन्म का इंतजार कर रहा है। ऐसे समय में जब दुनिया हमारी दुश्मन हो, केवल हमारी अपनी ताकत ही हर चीज की बुनियाद है। हवा में खड़े होकर झंग यी ने आसमान में विशाल प्रोजेक्शन को देखा और उसकी मुस्कान गहरी हो गई। वो अच्छी तरह जानता था कि साल की शुरुआत से ही स्टारी स्काई कॉरिडोर पर सभी नस्लों की नजर रहेगी। आज के दिन से जैसे जैसे स्टारी स्काई कॉरिडोर सौर मंडल के करीब आएगा, हुएक्सू किंगडम शांति के दौर में प्रवेश करेगा। ये उसका असली उद्देश्य था। सबूत तो केवल किंग कैंग को चुप कराने का एक बहाना था। ये सुराग वास्तव में सभी नस्लों के लिए नर्क का एकतरफा टिकट है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन धीरे धीरे हवा में गायब हो गया, लेकिन इसने प्रत्येक दर्शक के दिल में एक हलचल छोड़ दी। जनमत के सैलाब ने तुरंत 5 प्राचीन पौराणिक प्राणियों को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसे उन्होंने मूल रूप से पुनर्मिलन और धार्मिकता के बैनर तले शुरू किया था। वो अब विश्वासघात के एक नग्न कृत्य और एक विफल साजिश की क्रोधित प्रतिक्रिया में बदल गया है। क्या इसे ही तुम न्याय कहते हो? काले ड्रैगन ने अपनी हथेली पर एक फोल्डिंग चाकू हल्के से थपथपाया, जिससे एक स्पष्ट आवाज निकली जो उस सन्नाटे भरे युद्ध क्षेत्र में विशेष रूप से चुभ रही थी। उसने किंग कैंग की ओर देखा, जिसका चेहरा राख जैसा हो गया था, और उपहास के लहजे में बोला, किंग कैंग, मैं जानता हूं कि तुम्हारे टायरानोसोर कबीले, टाइनोसोरस क्लैन, ने हमेशा दबंगई से काम किया है, लेकिन दबंग होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बेशर्म हो जाओ। सबूत अब निर्णायक है। ये 5 समूह वे थे जिन्होंने पहले मारने की नीयत रखी थी, और झंग यी केवल आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। क्या तुम न्याय के दूत नहीं हो? क्या तुम्हें पृथ्वी पर शांति बनाए रखने का काम नहीं सौंपा गया है? अब क्या तुम जानते हो कि तुम्हें किसे निशाना बनाना चाहिए? ये शब्द किंग कैंग के चेहरे पर एक सीधा तमाचा थे, जिससे उसके हाव भाव अत्यंत खराब हो गए। उसकी आंखों से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। उसके चारों ओर एक भयंकर और जंगली ऊर्जा उमड़ रही थी, और हवा में बिजली चमक रही थी, मानो वो जरा सी भी उकसावे पर बिजली से धरती को 2 हिस्सों में चीर देगा। बाई लोंगजी ने धीरे से अपने हाथ में मौजूद दोधारी तलवार उठाई, जो अभी भी किंग कैंग की ओर इशारा कर रही थी। उसकी तीक्ष्ण आभा किंग कैंग के जीवन बल के हर पहलू को लॉक कर रही थी। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो हमें लड़ने दो। मेरे ड्रैगन कबीले ने कभी किसी चुनौती से डरना नहीं सीखा। तुम इसे 20 करोड़ साल पहले नहीं कर सके थे, और तुम अब भी नहीं कर सकते। युवन मो के शब्द संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली थे, जो अपने सहयोगी हुएक्सू किंगडम की मौत तक रक्षा करने के ड्रैगन कबीले के संकल्प को प्रदर्शित कर रहे थे। किंग कैंग ने झंग यी को ध्यान से देखा। उसकी सुनहरी पुतलियां आग उगल रही थी। वो जानता था कि इस बार वो बड़ी मुसीबत में है। अकाट्य सबूतों के कारण उसने अपनी नैतिक पकड़ खो दी थी, और 2 सर्वोच्च ड्रैगन प्राणियों की संयुक्त सेना उसके लिए भी अत्यंत कठिन थी। इस नाजुक समय में ड्रैगन के साथ युद्ध शुरू करने का उसका कोई इरादा नहीं है। यहां कोई शाश्वत मित्र या शत्रु नहीं है, केवल शाश्वत हित है। जब वे आपस में लड़ेंगे तो अन्य उन्नत और सभ्य नस्लें इसका लाभ उठाएंगी। ग्रैंड असेंबली ऑफ ऑल रेसेस के दौरान कई उन्नत नस्लें सामने भी नहीं आई, लेकिन उनकी ताकत उनकी तुलना में कम नहीं थी। उदाहरण के लिए सिल्वर मून एम्पायर, जिसके पास 12 सिल्वर थ्रोन्स है,
उसने तीव्रता से महसूस किया था कि उनके आसपास के अन्य प्राचीन प्राणियों का रवैया, जो पहले देख रहे थे या गुप्त रूप से समर्थन कर रहे थे, अब संदिग्ध, एम्बिग्युअस हो गया था। उस वीडियो में स्टारी स्काई कॉरिडोर और खजाने के बारे में कहे गए कुछ शब्दों ने स्पष्ट रूप से सबका ध्यान खींच लिया था। 5 प्रमुख जातीय समूह अब न केवल पराजित है, बल्कि मूल्यवान खजाने रखने के संदिग्ध भी हैं, जो उनके पतन का कारण बन सकते हैं। यदि वो अब युद्ध के लिए मजबूर करता है, तो ये केवल स्थिति को और अधिक बेकाबू कर देगा और यहां तक कि अन्य शक्तियों के हमले को भी आमंत्रित कर सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा। चरम तक क्रोधित किंग कैंग हंसा। उसकी हंसी आसमान में गूंजते बादलों की तरह थी। सम्मानित ड्रैगन, मेरा टायरानोसोर कबीला इस लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन तुम भी नहीं करोगे। उसने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली, जो पहाड़ों को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, और उसके चारों ओर गरजती बिजली धीरे धीरे शांत हो गई। ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।